नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको लेके आई हूँ मोहर में ज़ोरों से तैयारी चल रही है इलेक्शन की। आज हमारे साथ सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी का जो मैंडेट मिला है चौधरी मोहम्मद अकरम जी को। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि कैसी तैयारी चल रही है। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपको मैंडेट मिला है, बीजेपी का बहुत बड़ा मैंडेट है, तो आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू। मैं आपके माध्यम से आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमसे जुड़े। इस आपके माध्यम से मैं सबसे पहले अपनी भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ नरेंद्र भाई मोदी का और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इस काबिल समझा कि मुझे मैंडेट दिया। ये मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और नेशनल पार्टी है। उसका मैंडेट मेरे जैसे बंदे को, जो कि एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और पहाड़ में रहता हूँ और एक आम सीधा साधा बंदा हूँ, मेरे जैसे को एक मैंडेट मिलना ये एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। और मैं फ़ख्र करता हूँ कि वाकई ही एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ मैं जुड़ा हूँ, जिसकी आइडियोलॉजी को लेकर हिंदुस्तान में बहुत तरक्की हो रही है। और पिछले 2 साल से हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैंने 96 में इलेक्शन लड़ा है इंडिपेंडेंट, उसके बाद में सरपंच रहा 3 टर्नओवर, उसके बाद बीडीसी मेरी मैडम मिसेस जो है शाहिदा परवीन जी वो रहीं। तो हमने जब देखा, हम बहुत सी सरकारें देखी, लेकिन 2014 के बाद जब नरेंद्र भाई मोदी की जो स्कीमें, सेंट्रल स्कीम जितनी भी हैं, सबका नाम लें तो वो बड़ी लंबी बात है, लेकिन उनसे मुतासर होकर, क्योंकि एक वाहिद पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब की पार्टी है, जो डायरेक्ट गरीब के खाते में पैसा आना शुरू हुआ और गरीब का झुकाव जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ा। इसको देखते हुए हमने भी सोचा कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें, क्योंकि हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, फार फ्लंग इलाका है। हम अभी दुनिया के नक्शे से बहुत पीछे हैं। हमारे कोई भी फैसिलिटी जो है इस वक्त में बहुत वीक है। हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारी रोड कनेक्टिविटी है, हमारे जो और भी प्रोजेक्ट हैं डेवलपमेंट के वो न के बराबर हैं। तो मैं आपसे फ़ख्र के तौर कहता हूं कि मैं एज ए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है एमएलए कैंडिडेट के लिए उतारा हूं, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं सबसे पहले अपनी पार्टी का। क्या कारण है कि मोहर जो एरिया है वो बहुत बैकवर्ड रहा है हमेशा से ही? क्या कहना चाहेंगे आप इसके पीछे? क्योंकि लीडर्स तो बहुत बड़े बड़े लीडर्स यहाँ से बने हैं, जिनको मिनिस्ट्री भी मिली है, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, और पर फिर भी हमारे एरिया जो मोहर का एरिया है, मोहर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है काफ़ी बैकवर्ड रही है। क्या रीज़न इसके पीछे रहे हैं? क्या समझते हैं आप इससे? मैं सबसे पहले मैं तो किसी की मुखालफत नहीं करना चाहता। ये शक नहीं कि हमारे जितने भी यहाँ से नुमाइंदे रहे हैं वो कैबिनेट रैंक तक जब पहुँचे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन उसमें कारण यही है कि जो उस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट थी, जो सरकारें थी, उनकी पॉलिसी जो थी वो सिर्फ एक परिवार की पॉलिसी थी, वो सिर्फ एक अपने जो वर्कर हैं उनका राज की पॉलिसी थी, वो गरीब की पॉलिसी नहीं थी। उन्होंने सिटीज़ को, श्रीनगर और जम्मू को डेवलप करने की कोशिश की और पहाड़ों को नहीं देखा, जबकि पहाड़ों से उनको 100% वोट मिलता रहा। क्या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे लीडर रहे वो हमेशा फेवरेटिज्म को बढ़ावा देते रहे? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने इलाका परस्ती, जात पात और बहुत सी चीज़ों को बढ़ावा देकर अपना मुफाद हासिल किया। अगर आप एमएलए बनते हैं तो आप क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे मोहर में, और जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मोहर, दरमाड़ी, चसाना, क्या क्या बदलाव इसमें आप लाएंगे, या आप भी फेवरेटिज्म का साथ देंगे? नहीं, मेरी सबसे पहले तो प्रायोरिटी ये होगी, इसीलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, सबसे पहले पसंद किया, क्योंकि हम डेवलपमेंट चाहते हैं। और वाहिद एक भारतीय जनता पार्टी है जिस पे हमें उम्मीदें टिकी हैं कि इस हमारे इलाके को, पिछड़े हुए इलाके को डेवलप करने में वही सेंट्रल स्कीम है जो हमारा साथ दे सकती है। क्यों इस वक्त हमारे पास वुमेन कॉलेज मोहर में ज़रूरत है, क्योंकि जो कॉलेज है वो दाएं बाएं हो गए हैं। मोहर हेडक्वार्टर पे हमारी आज से 50 साल पहले तहसील है, अभी वहाँ की वहीं है। यहाँ स्ट्रक्चर जो है, बिल्डिंगें हैं दफातर की, अभी भी दफातर प्राइवेट घरों में रह रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी कि मोहर को पहले मिनी सेक्रेटरीट का दर्जा दिया जाए, पहाड़ी जिला का दर्जा दिया जाए, वुमेन कॉलेज मोहर में दिया जाए, डिग्री कॉलेज चसाना में दिया जाए, और जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं रोडों के, जैसे यहाँ से कश्मीर कुलगाम नंदीबर के लिए गुलाबगढ़ से रोड है, जैसे कौसरनाग रोड है, उसके साथ साथ टूरिज्म का जितना भी स्ट्रक्चर है, हमारे बहुत अच्छे टूरिज्म स्पॉट्स हैं, जिसमें हमारी रमाकुंडा, दगन टॉप, लपरी टॉप, दिलाना माल, आक्सी और ऊपर जितने भी रीजन हैं, गजना वाली, सोनाबाग और इधर से ये टूलीबन्ना के टॉप, जितने भी हैं, इसमें टूरिज्म को लाया जाए, बढ़ावा दिया जाए। और इसके साथ साथ मेरा सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये है कि हमारे बेरोजगार जो नौजवान हैं, सबसे पहले हमारे डेली वेजर जो
और कि इस पिछले दौर में सबसे बड़ा डेली वेजर का मसला है। हम चाहते हैं कि जब हमारी हुकूमत बन जाती है सबसे पहले उनको परमानेंट किया जाए, और हमारे मंशूर में भी आ रहा है, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ें आ रही हैं। और उसके साथ साथ बड़े प्रोजेक्ट जैसे मिनी पावर प्रोजेक्ट्स हैं और या बाकी इंडस्ट्रीज़ की जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो इस इलाके में लगें, और रेलवे की जो लाइन है या कोई और बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ काम करें और हमारे लोगों को रोजगार दिया जाए। ये सबसे प्रायोरिटी पे हमारे। विमेन अपलिफ्टमेंट को लेके आपके क्या विचार हैं? हम सबसे पहले मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि वुमेन के लिए उन्होंने जो रिजर्वेशन रखी है 33%, उसके लिए लेके हमारी औरतें जो है बड़ी उत्साह में हैं। क्योंकि एक वो ज़माना था कि आज हमारी औरतें जो माल मवेशी और घास का काम करती थी वो हमारी उनको रिजर्व करके सीट एसटी की खास करके मैं बात करता हूँ, उन्होंने सरपंच और बीडीसी डीडीसी बनाया गया। आगे आने वाले 2029 में जैसे कि आप बिल पास हो गया है कि 33% रिजर्व जो होगा औरतों का होगा, और उसके साथ साथ हमारी औरतें जो पढ़ी लिखी हैं वो अपनी बिजनेस चलाना भी चाहती हैं, अपने इंडस्ट्रीज में काम करना भी चाहती हैं। उसके लिए भी हम रोजगार को जो है फराहम करेंगे कि रोजगार दिया जाए ताकि औरतें खुद अपने पैसे से आगे चलें और अपना रोजगार जो किसी पर डिपेंड ना। मोहर एक बहुत बड़ा एरिया और बहुत टाइम से एक डिमांड चल रही है कि मोहर को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ा सेंटर के साथ जुड़ने का यही मकसद है कि पिछले 50 साल से हमें पहाड़ी जिला की जो हमारी डिमांड है, हमारे लोगों को डिजर्व करता है, जो सर्वे में आ चुका है, इसमें हमें सबसे बड़ी गवर्नमेंट से सबसे पहली प्रायोरिटी पे ये होगी कि हमारे मोहर को पहाड़ी जिला का दर्जा दिया जाए। क्योंकि ये 120 किलोमीटर के रेडियम से सेंट्रल प्लेस पड़ता है। हम बुतल से 120 किलोमीटर है, हम रामबन से 120 किलोमीटर है, हम रियासी से उधमपुर से 120 किलोमीटर है, हम इधर से अगर स्टार्ट करें तो कुलगाम और शुपियां से भी 120 किलोमीटर के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या आप ये मोनोपोली जो सरकारों की रही है आज तक कांग्रेस और एनसी की, उसे तोड़ने के लिए आप जनता से क्या चाहेंगे? जितनी भी गरीब जनता है खास करके चंद लोगों को छोड़कर मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँ कि वो सब कुछ जानते हुए कुछ चंद लोगों के जाल में मत फंसे। ये वही लोग हैं जब इलेक्शन आता है तो वो आपके साथ लीडरों को लेके घर घर घूमते हैं और वादे करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन खत्म होता है तो यही लोग आप पे जुल्म करते हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप मोदी साहब के कामकाज को अच्छी तरह से जानते हो। 2014 के बाद कोई ऐसा घर नहीं जिसको मकान नहीं मिला, गैस सिलेंडर नहीं मिला, 6000 पीएम किसान का नहीं मिला, गोल्डन कार्ड नहीं है। सारी स्कीमें आपके घर पे दस्तखत दे रही हैं और आप इन लोगों के झांसे में मत आए। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। ये हमारा वादा रहा कि जो कमिटमेंट हमारे मैनिफेस्टो में होगी वो हम उसका 50% हम 2025 में ही आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। हमारी जनता को बदलाव की ज़रूरत है, एक नए लीडर की ज़रूरत है, और अब की जनता जो है समझदार है, पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है। तो आपको क्या उम्मीद है कि ये जनता इंसाफ करेगी? देखो, जनता की एक आवाज़ है कि बदलाव चाहिए। अगर बदलाव चाहिए, जितने भी लोग कंटेस्ट कर रहे हैं तो बदलाव अगर चाहिए तो फिर हमारे चौधरी मोहम्मद अकरम साहब बदलाव किए। उन लोगों को पहले देखा है, वो बदलाव नहीं हुआ, वो रिपीट हो, उन्हें मौके दिए गए, उनको बार बार मौके दिए गए। और आप कितने मौके दे रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि उनको आप मौका दिया जाए। अगर मौका देना है, अगर बदलाव चाहते हैं, नया चेहरा चाहिए अगर आपको, तो वो भाजपा के कैंडिडेट चौधरी मोहम्मद अकरम साहब हैं। और एक और भ्रम फैलाया जाता है कि कैंडिडेट जी ऐसे हैं वैसे हैं। ये बहुत एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं। 1996 से ये पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं और 1996 में इन्होंने एमएलए का इलेक्शन कंटेस्ट किया था इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। उसके बाद 3 बार लगातार सरपंच रहे। इनकी मिसेज दूसरी पंचायत से लगातार 2 बार सरपंच रही और फिर बीडीसी भी रही वो 5 साल। इसलिए यह किसी को भूल नहीं होनी चाहिए और किसी को इनके झांसे में नहीं आना चाहिए कि इनका कैंडिडेट कमजोर है, ये असेंबली के सामने आगे जाके बोल नहीं पाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं जब बंदे के अंदर पावर आएगी ना, जब वोटर्स की पावर होगी, जब हमारे लोग चुनेंगे इनको, तो इनके अंदर और शक्ति आएगी और जो इनके पास है उससे ये 5 गुना आगे बढ़ के असेंबली के अंदर तहलका मचा के हम दिखाएंगे आपको। लेकिन हमें एक बार कामयाब करके एक मौका हमें दिया जाना चाहिए। जिन लोगों को आप बार बार आजमा रहे हो, बार बार आजमाने की कोशिश मत करो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने बच्चों की बर्बादी के, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बर्बादी के जिम्मेवार होंगे। अगर आपने वोट करना है तो डर कर कीजिए, ना कि किसी चेहरे पे कीजिए, ना कि किसी मजहब और मिलत के हिसाब से कीजिए। तो हमारे साथ और भी बीजेपी सपोर्टर्स हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि उनके क्या विचार हैं। मेरा खासकर लोगों से मोहब्बाना गुजारिश है कि आपने आज एक सही फैसला करना है
आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखना है कि कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट कौन कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूंसी को बढ़ावा कौन दे सकता है। अगर आज एजाज साहब यहाँ आए, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात, लेकिन मेरा एजाज साहब से एक सवाल बनता है कि जनाब जो बेरोज़गार नौजवान आपके पास गुलाबगढ़ में खड़े थे और ये गुहार लगा रहे थे कि हम बेरोज़गार हैं, तो जनाब इससे पहले आप रेवेन्यू मंत्री रहे यहाँ, इससे पहले आपका भाई यहाँ एमएलए रहा और काफ़ी देर पहले से आपका एक इक़्तिदार जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ चला आ रहा था। अगर आज आपको यूथ की ज़रूरत पड़ी और आप भी कहते हो कि यूथ जो है वो बेरोज़गार है, तो ये किसकी वजह है, ये किसका देन है? और उसके बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब एजाज खान एक लीडर, बोलने वाला लीडर है। मैं मानता हूँ वो एक बहुत पढ़े लिखे लीडर हैं, वेल क्वालिफाइड लीडर हैं, लेकिन इस आवाम से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आपको याद है असेंबली में, जब असेंबली जम्मू में सेक्रेटरीट के अंदर इसी एजाज साहब की और मलिक साहब की डिस्ट्रिक्ट पर लड़ाई हुई, क्या वो डिस्ट्रिक्ट आपका नहीं था? क्या एजाज साहब आज आप गुलाबगढ़ के लोगों से वोट मांग रहे हो, क्या ये वो डिस्ट्रिक्ट गुलाबगढ़ का नहीं था? यहाँ का नुमाइंदा मलिक साहब थे। मैं वसूख से कहता हूँ मलिक साहब ने यहाँ पर काम किए, लेकिन आज मलिक साहब रिजर्वेशन की वजह से बाहर हैं, तो आज गुलाबगढ़, चसाना और मोहर की आवाम जो है, मेरी ये बहुत माना गुजारिश है कि आपको अपना नुमाइंदा देखना चाहिए जो आपकी बात कर सके, जो आपके हेडक्वार्टर को बचा सके, जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट ला सके। अगर मुमताज़ खान हमारे यहाँ के एमएलए रहे, अगर वो एक दफ्तर हमारे सीडीएफ का यहाँ बना देते कि यार ये एजुकेशन जो है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट रेंट पर है, ये सोशल वेलफेयर रेंट पर है, सीडीपीओ दफ्तर रेंट पर है, मैं 2 कमरे यहाँ बना देता हूँ इनके लिए कि चलो यार ये एक दफ्तर रेंट से छूटे। बनाना ही नहीं था, मोहर और चसाना और गुलाबगढ़ को इग्नोर करना था। मैं ये गुजारिश करता हूँ इन नौजवान तबके से जो पढ़े लिखे लोग हैं कि आप देखो कि ये किस तरीके से फला बहबूद की बात करेंगे। यहाँ के हमारे दफातर उठाकर दरमाड़ी ले गए, हमारा डीएफओ ऑफिस फॉरेस्ट का, हमारा पीएचई का सब ये डिवीज़न, हमारा पीडीडी का डिवीज़न, कहाँ है ये? अगर मोहर चारों साइड से एक दरमियानी फैसला है तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है? फिर आप देखें जनाब सलदार, जिसको आधा किलोमीटर मोहर आने में टाइम लगता है, आधा घंटा आने में मोहर टाइम लगता है, वो सलदार थूर और दरमाड़ी के साथ अटैच है एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री पर। तो किस फला बहबूद की बात कर रहे हैं एजाज साहब या मुमताज़ साहब? मेरी ये मोहब्बाना गुजारिश है। क्या हम कह सकते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो वो कुछ ज़्यादा ही गरजते हैं और काम बिल्कुल गरजते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब डिस्ट्रिक्ट की बात आई तो एजाज साहब ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट को दरमाड़ी में कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री पर रखो। उस गर्जने से गुलाबगढ़ को क्या बेनिफिट है, उस गर्जने से मोहर को क्या बेनिफिट है, उस गर्जने से चसाना को क्या बेनिफिट तो है? क्या वो अपने एरिया जहाँ जो उनकी जन्मभूमि है दरमाड़ी से ही है वो? हाँ, दरमाड़ी तो से। सिर्फ फेवरेटिज्म कर रहे हैं अपना परिवारवाद का वो? परिवारवाद का जी। हमारा ये आज ये कहना है कि आपका अपना लीडर आपके हेडक्वार्टर से है, आप लोगों की सोच और विचार है, आपने अपने हेडक्वार्टर को बचाना है। हमारे पास अभी बुनियादी सहूलियात नहीं है और हमें जनाब अगर यहाँ से कोई उठाकर ले जाने लग जाएगा तो फिर, इसलिए ये मेरे सवाल बनते हैं, क्या 20 या 25 साल में एजाज साहब ने कभी गुलाबगढ़ का दौरा लगाया, चसाना का दौरा लगाया, मोहर का दौरा लगाया? हमने इवन के यहाँ पर जगह भी खरीद के दी एमएलए साहब को, उन्होंने यहाँ से जगह खरीद कर मकान बनाया, लेकिन कोई दफातर एक बता दें कि काली पट्टी की ये एजाज अहमद खान साहब ने बनाया, ये मुमताज़ अहमद खान साहब ने बनाया। मैं पार्टी से हट कर कहूँगा कि अगर मलिक साहब यहाँ एमएलए रहे, उन्होंने डेवलपमेंट की, इसमें कोई दो राया नहीं है, लेकिन वो यहाँ के मुकामी थे। अगर डिग्री कॉलेज बग्गा है तो मैं इसको दूर नहीं समझता, क्योंकि मोहर का बच्चा भी आराम से जा सकता है। अगर वो बग्गा ना होता, बग्गा के बजाय दरमाड़ी होता, तो गुलाबगढ़ का बच्चा दरमाड़ी पहुँच सकता। अगर आज मलिक साहब मैदान में नहीं है तो लोगों से मोहब्बाना गुजारिश है कि आपका रुख अकरम साहब की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये हेडक्वार्टर मोहर के रहने वाले हैं। खुर्शीद साहब एक अच्छे आदमी हैं, होनेस्ट आदमी हैं, लेकिन सियासी तौर से मुझे लगता है कि वो कमज़ोर हैं।
क्योंकि यहाँ लड़ाई बड़ी है। अगर यहाँ धर्माड़ी वालों को, एजाज साहब को यहाँ से कोई हटा सकता है तो वो चौधरी मोहम्मद अकरम हटा सकता है, और आपकी फलाह बहबूद की बात अगर कर सकता है तो चौधरी अकरम साहब कर सकता है, आपके यूथ की फलाह बहबूद की बात कर सकता है तो चौधरी अकरम साहब कर सकता है, क्योंकि वो यहाँ का जन्मभूमि है। अगर कोई भी चीज़ वो लाएगा तो वो गुलाबगढ़ के लिए लाएगा, वो चसाना के लिए लाएगा, वो मोहर के लिए लाएगा। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आज गलत फैसला ना करें, आज सही फैसला करें। हमारे साथ किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट चैन सिंह जी भी हैं। तो एक हफ्ते से हम इन्हें देख रहे हैं, ये बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं मोहर कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो हम जानना चाहेंगे कि कैसा माहौल है यहाँ पे और जनता क्या चाहती है कि किसे वो अपना नया लीडर बनाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बड़े फार फलंग एरिया में आके इन गरीब जो जनता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आके आपने शुद्ध बुद्ध लेने की बात रखी है। आपने कहा कि आप एक हफ्ता से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कैंपेन के ऊपर हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया है, आप देख रहे हैं 9 सीटें हमारी जो एसटी की हमारे जम्मू कश्मीर में जो निर्णय लिया गया है, उसी के साथ 7 सीटें जो हैं एससी की हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे परिवार को मौका देकर, और आपने पिछले दिनों में देखा होगा जो रिकॉर्ड तोड़ते हुए 70 साल की सरकारों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि एसटी परिवार से कोई ऐसा आदमी भी कोई राज्यसभा का मेंबर जा सकता है, जैसे हमारे इंजीनियर गुलाम अली खटाना जी गए हैं, वो आपके सामने मिसाल है। और जहाँ जहाँ भी मेरा प्रवास हुआ, मैं देख रहा हूँ कि लोग एकदम चढ़ बढ़कर जो हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी फ़ख्र से बात कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने और परिवारवाद जो रखा है धर्माड़ी के बीच में, और साथ में इस साथ वाला जो हेड क्वार्टर था हमारा, जो सेंट्रल प्लेस था हमारा, यहाँ से सारे जो डिपार्टमेंट उठा के अपने अपने घरों में उन्होंने शिफ्ट किए। पब्लिक इस बार इसका फैसला देना चाहती है। मैं जैसे देख रहा हूँ कि इससे यूनाइट होकर लोग एकदम अपना जो इस मोहर को, जैसे आपने पहले भी देखा होगा, चाहे हमारे नदौली प्रोजेक्ट हो, चाहे बुदौरा नाला का प्रोजेक्ट हो, चाहे रोडों के प्रोजेक्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, सेरीकल्चर की बात हो, चाहे हार्टिकल्चर की बात हो, आप देख रहे हैं बागवानी के हिसाब से, मतलब पब्लिक का जो है। कल हम पिछले इलाके में थे, जसाना वाली साइड में, वहाँ भी देख रहे थे जो भी डिमांडें हमारी आ रही थी, हम 100% उसके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मोहर कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता बदलाव चाहती है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? आपका शुक्रिया कि आप इतने हिली एरिया में आके कवर कर रहे हैं यहाँ की परेशानियाँ लोगों की। मोहर के लोग बहुत ही तैयारी कर रहे हैं पिछले 10 साल से कि हमें कब इलेक्शन होगी, तो 10 साल के बाद ये मौका मिला है इलेक्शन को, और बहुत जोर शोर से लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, ये वो पार्टी है जो पूरे दुनिया में इसकी चर्चा है और सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ी पार्टी है। और मोदी जी को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क भी चाहते हैं, सलाम करते हैं, ये उसकी पार्टी है। लोग कैसे जुड़े, आज आपको गुलाबगढ़ के लास्ट कार्नर में भी बीजेपी का झंडा किसी कोठे पर नज़र आएगा, जो इससे पहले कभी नज़र नहीं आता था। ये बदलाव है, इसी का नाम बदलाव है। मोदी को यहाँ क्या यूक्रेन वाले भी चाहते हैं, रशिया वाले चाहते हैं, यहाँ तक कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी उसको सलाम करता है कि वाकया अच्छे से फैसले ले रहा और बोल्ड लीडर है। आज सुबह में एक न्यूज़ पढ़ रहा था, पाकिस्तान ने दावत दी है बलूचिस्तान के मसले में, हमारा साथ दे दो, यहाँ मीटिंग करो। अब इसने अभी कोई जवाब नहीं दिया, जाएगा या नहीं जाएगा, और भी कंट्रीज वहाँ आ रही हैं। तो इसलिए बात यह है कि आज लोग बदलाव चाहते हैं, लोग पढ़े लिखे हैं। पिछले 70 साल से जो तकलीफ़ें हुई हैं, जो लोगों को परेशानियाँ हुई हैं, उन्हें बयान ही नहीं किया जा सकता है। पिछली सरकारों ने यहाँ तक कि बाथरूम तक मोहर में नहीं दिया। पुरानी ये हम देख रहे हैं, मेरी उम्र भी 60 साल से ज़्यादा है, वही बिल्डिंगें जब तहसील 1962 में बनी थी, वही बिल्डिंगें पुरानी है, कहीं 3 चेंज नहीं हुए। जजी के क्वार्टर देखिए, तहसील के देखिए, कोई तब्दीली नहीं हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गुलाबगढ़ तक रोड पहुंचा दिया, हर घर तक मैसेज चला गया डेवलपमेंट का। तो लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, यहाँ की एजुकेशन कमज़ोर है। और फिर सबसे बड़ा निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया, एसटी सीट को रिजर्व किया, जो पिछली भी सीट है। मोदी का ये भी एक मैसेज आवाम तक है कि जिस देश की, जिस गांव की, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की औरतें पढ़ लिख जाएं, वही देश तरक्की करता है, वही कॉन्स्टिट्यूंसी तरक्की करती है। तो इसलिए ये जो हमारा कैंडिडेट
चौधरी अकरम साहब हैं, ये ख़ानदानी है, इसका बाप नंबरदार था, इसका दादा नंबरदार था। इन्होंने यहाँ बहुत सारे लोगों को बसाया है और हेडक्वार्टर का है। पहली बार 70 साल में एक मौका मिला कि हेडक्वार्टर का आदमी यहाँ कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने चुना है। तो लिहाजा मैं ये अपील करता हूँ जनता से, आप बदलाव लाओ। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीब की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने हर घर में रोशनी पहुंचाई, हर घर में जल शक्ति से पानी पहुंचाया, रोड पहुंचाया। उसके अलावा यहाँ लेडीज़ को रिजर्वेशन दी। यहाँ हमारी बहनें औरतें जो थी वो घास काटती थी, जंगल से लकड़ी लाती थी, अब कोई लकड़ी नहीं लाती है। घर में गैस जल रहा है, चूल्हा जल रहा है। यहाँ उनके खाते खुले हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ 2014 के बाद लेडीज़ के यहाँ 90% खाते बैंक में खुले हैं। उससे पहले कोई लेडी बैंक में नहीं जाती थी। आज वहाँ जाकर बैंक मैनेजर से आमने सामने बात करती है, जी मेरे पैसे आए कि नहीं आए, मुझे पैसे दीजिए। ये सारी बदलाव बीजेपी ने लाया है, लोगों को समझना चाहिए। मैं लोगों से अपील करता हूँ, मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसी पार्टी को मत छोड़िए जो तुम्हारे हक की है, तुम्हारे काम कर रही है, तुम्हारे लिए मकान दे रही है, तुम्हारे लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की सोच रखती है, एग्रीकल्चर की सोच रखती है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कभी आता नहीं था इधर, आज वो घर घर में आके आपका निशानदेही कर रहा है कि आपके पास कितनी ज़मीन है, यहाँ बाग लग सकता है, यहाँ एप्पल विलेज बन सकता है। ये सारी स्कीमें मोदी ने लाई। जब बैरूनी ममालिक हमारे प्रधानमंत्री को चाहते तो हम तो उसके मुल्क के रहने वाले हैं। हमें यहाँ पर इस गवर्नमेंट को मजबूत करना चाहिए। इस जो सरकार सेंटर में है उसको मजबूत करना चाहिए। हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी तभी बन सकते हैं जब हम सेंटर के साथ जुड़े रहें। सरकार ने हमें जो ये पहाड़ी एरिया को देखकर ऐसी सीट रिजर्व की, इसके लिए मैं भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे लोगों को भी आगे आने का मौका दिया। हम लोगों के डेवलपमेंट के बारे की ये सोच रखते हुए हमारे यहाँ के एक अच्छे हुनर, अक्लमंद और बहादुर इंसान को चुन करके चौधरी मोहम्मद अकरम साहब को मैंडेट दिया। वो भी ये चाहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे ले जाने वाला बंदा है तो वो चौधरी मोहम्मद अकरम साहब है, तभी उन्होंने ये फैसला किया। तो मैं अपने वोटर की तरफ से ये भाजपा की सरकार को एक उम्मीद दिलवाना चाहता हूँ कि इस वक्त जो गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर हैं वो बदलाव लाना चाहते हैं। वो पुराने लीडरों से रह चुके हैं। आज तक यहाँ जो भी लीडर आया उन्होंने कभी गुजर और कश्मीरी का सवाल पैदा किया, कभी जात पात का सवाल पैदा किया। अब उनके पास एक ही सवाल है, वो एक झंडे को लेके चल रहे हैं, मजहब। भाई अब मुसलमानों को खतरा है, मुसलमानों बच्चों। ये मैं कहता हूँ कि हिंदू भी मेरा भाई, मुसलमान भी मेरा भाई, हम सरदार भी मेरे भाई, हम सब जो है एक मिलकर एक प्लेटफार्म पर इस वक्त जमा हो चुके हैं। इंशाल्लाह हमने अपने दिल में ये तहिया किया है कि हम इस चीज़ को बदलाव में ज़रूर लाएंगे। ताकत वोटर के हाथ में है। वोटर जो है वो इस वक्त किसी के बेकामे में आने वाला नहीं है। इंशाल्लाह ये जो है सब कारनामा भाजपा सरकार के सामने आ जाएगा, क्योंकि भाजपा सरकार की जो स्कीमें हैं वो डायरेक्ट लोगों तक पहुँच चुकी हैं। उनको ये आप जो उनकी आंखों से पर्दा उठ गया है। अब ये वोटर जो है गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर किसी के बेकामे में आने वाला नहीं है। अगर ये अपना वोट देगा मोदी जी के नाम पे, भाजपा सरकार के नाम पे, चौधरी अकरम साहब के हक में ये फैसला होगा। इंशाल्लाह ये फैसला आप खुद देख लें कि भाई हम 2000 से लेकर आज तक जब भी किसी एमएलए को एमएलए बनाते रहे, उनका ये इशू बहुत रहा, जनाब ऊपर सेंटर में गवर्नमेंट किसी और की है, सेंटर में हमारी पहुंच नहीं है, तो हम आपके काम कैसे करें। और हम लोग नाउम्मीद होकर उनसे वापस आते रहे कि वाकई शायद हकीकत में ये चीज़ है। लेकिन आज जब हमें ये पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो बीजेपी की है, तो इंशाल्लाह अब हमें उम्मीदें जुड़ी कि हम यहाँ से डायरेक्ट सेंटर तक हमारा राब्ता बनेगा। इसलिए हमने ये तय कर लिया कि हम भाजपा सरकार का जो भी कैंडिडेट है उसका भरपूर तामन देकर उसको यहाँ से भारी अक्सर से जिता कर भेजेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एजाज खान जब खुद मान गया कि ये बेरोजगारी पुरानी है, आज की नहीं है, ये बेरोजगारी 1912 की है। बात को देखो ना, 1912 की है। जब हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है ये तकरीबन 70 साल से है, वो कह रहे हैं और 50 साल को पीछे जा रहे हैं कि ये पीछे की है बेरोजगारी। तो गोया कि वो खुद भी मान गए कि बेरोजगारी आ रही है, बदलाव करो, वो खुद मान रहे हैं। पर उन्हें तो मौका दिया गया ना इस बेरोजगारी को हटाने का, तो उन्होंने क्या किया उस टाइम? वो खुद मान के कि हम बेरोजगारी के बीच फंसे रहे, हमने नहीं काम किया है, बेरोजगारी है कि बदलाव करो तो हम आप लोग आगे
बेरोजगारी को दूर करने के लिए बदलाव करो, उसी लिए तो उनको टिकट कहीं से नहीं मिली। अगर वो जब पार्टी में थे, हमने 10 कुनाल जमीन दी, लोग 2 मरले नहीं दे रहे, हमने दाद की जमीन दी, वो मैं उसका लंबरदार हूं, उसको 10 कुनाल जमीन मैंने दाद की दी है। जब वो हमारा नहीं बनेगा, आपका कैसे बनेगा, लोगों का कैसे बनेगा वो, कि लोगों की सुधार करेगा। डिस्ट्रिक्ट आया, अगर डिस्ट्रिक्ट आना था उसने भी धरने पर बैठना था हमारे लिए, इस गुलाबगढ़ की आवाम के लिए धरने पर बैठने थे। जब उनको मीडिया तंग करता था तो वो बयान देने से कासर थे। हमारे मलिक साहब गए, मलिक साहब भी तरले लगाते रहे, हमने लोगों में कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेकर आऊंगा, तो वहां जाके चुपचाप साइन कर दिए। उसके लिए मैं शफी भट्ट साहब का, वालिद साहब का उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने तकरीबन बहुत लंबी जदोजहद लड़ी कि हमें डिस्ट्रिक्ट, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट मोहर के अंदर दिया जाए, मगर वो इस वक्त तक हमारी आवाम को नहीं दिया गया। एजाज साहब मंत्री रहे तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हमें देना था, क्यों नहीं दिया? मलिक साहब मंत्री रहे तो क्यों नहीं वो इस आवाम को लेकर धरने पर बैठे? हम मोहर में जब तकरीबन 90 दिन हम हाई डिग्री कॉलेज के लिए बैठे तो हमें किसी ने डिग्री कॉलेज नहीं दिया। जब आई तो हमें कैद करके वो या तो दरमाड़ी में बन गई, दूसरी बार आई तो वो बग्गा में बन गई। फिर हमारे मलिक साहब आए, उन्होंने कहा मैं अब दरमाड़ी वाली को वापस नहीं लाऊंगा। जब उन्होंने कहा कि कोई वापस लाई जाए, तो उन्होंने उसके बाद क्या किया कि मलिक साहब ने कहा अब मैं देने वाला हूं, मुझसे मांगो, मैं दरमाड़ी में एक और दे दूंगा। तमाम लोगों को वो बात याद होगी, तो हमें इस वक्त तक वो नहीं दी गई। जब उन्होंने इलेक्शन जीता पीछे डीडीसी का, तो उन्होंने कहा था कि हम अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है, मैं दफा 370 को भी वापस लाऊंगा और हिसाब भी लूंगा। यहाँ बाजार के बीच में गोरकाड़ी में लोगों के पास मौजूद है, क्या हिसाब लेंगे? खून हमारा खा रहे हैं, उल्टा सवाल हमसे कर रहे हैं कि हम हिसाब लेंगे। वो एजाज साहब भी कह रहा, एजाज साहब ने तो मान लिया कि बेरोजगारी 1912 के, जब 1912 में हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, तो 1912 की बात अभी आप देख लो ना, मीडिया से निकाल के देख लो, वो 1912 की बात कर रहे, तो सही बात है, वहां से बेरोजगारी जो है वो यहां तक आ रही है। तो हमें इस बीजेपी का इतनी खुशी है कि जब इनको अरब मान रहा है तो फिर हमें भी मानना चाहिए। हमें एसटी रिजर्व दी, हम हक लेंगे, अगर अपना हक लेंगे तो हमें ये एसटी की सीट निकलेगी। तो हमें ये तवक्को है कि जब सेंटर चल रहा है, बाहर की देश जितने भी हैं वो मोदी साहब से मदद ले रहे हैं, हम भी अपने इलाके की तरक्की करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।